हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपकी हेल्प करने के सिलसिले में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये वन शॉट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्लास 12 फिजिक्स के क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक जरूर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपकी तरफ लेके आ सकूं। दूसरी बात, एक आपसे प्रॉमिस चाहिए कि अगर वीडियो वाकई आपकी हेल्प करता है, ये वीडियो हेल्पफुल है, तो अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उसको मिलेगा एक पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन और बेहतर वीडियो बनाने के लिए और अच्छा सपोर्ट करने के लिए। ये आपकी तरफ से अरविंद सर को गुरु दक्षिणा होगी जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर हमारे पास रहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वन शॉट वीडियो, और देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या है। ये जो अरविंद सर के वन शॉट होते हैं ये औरों के वन शॉट से डिफरेंट होते हैं बेटा, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरविंद सर वन शॉट कवर करता है सारे टॉपिक। किसी बच्चे ने कुछ पढ़ाई नहीं की है तो भी जीरो टू हीरो सीरीज है, यानी आप मेरी पूरी बात समझ पाएंगे। पढ़ाई के दौरान कोई भी फालतू टॉक्स नहीं मिलेगी, केवल आपको प्योर टीचिंग मिलेगी। इस पे भी मैं स्टिक रहता हूं। अब कई बच्चों को रहता है कि सर जो यहां पढ़ा रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन भी उनको मिल जाए, उनके नोट्स मिल जाएं तो वो बहुत उनके लिए अच्छा रहेगा। उसका भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है। जो बच्चे इसका प्रेजेंटेशन चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर मैं टाइम टाइम पर इस पे अपलोड करता रहता हूं पीडीएफ्स, तो आपको मिल जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे मुझसे खुद पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी का ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि कई बेनिफिट्स वहां पर देने में आसानी होगी आपको। और वहां पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपको वो कोर्स सुटेबल लगे तो आप ले लीजिए, जो कि बहुत अच्छे नंबर दिलवाने में सक्षम है। उम्मीद करता हूं कि वो कोर्सेज लेने के बाद आपके बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और आज की पढ़ाई शुरू होती है। तो इस वीडियो में हम लोग पहली टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बहुत ही सरल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, मैं यही आपको बता देता हूं इसके नीचे, कि अगर किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई रिलेशन है और इस रिलेशन के दौरान x को बदलने पर y बदल रहा है, तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज होता है यानी dy बाई dx, यानी y में होने वाला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम बोलते हैं रेट मेजरमेंट या रेट ऑफ चेंज। इसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज। अब कभी कभी ऐसा, बस इतना ही है रेट ऑफ चेंज। कभी कभी ऐसा, दो बातें और जानिए, कभी कभी ऐसा होता है कि y और x का सीधे रिलेशन नहीं होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, यानी y इज इक्वल टू फाइव टी लिख सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में अगर है, और x की वैल्यू किसी कह सकते हैं साई टी। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में यानी x और y सीधे रिलेटेड ना होके किसी वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड है तो कुछ नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला चक्कर लगा दीजिए, यानी dy बाई dx यहां निकालना है जो कि रेट मेजर या चेंज और रेट ऑफ चेंज आएगा। उसको कैसे लिखेंगे? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यही है आपका रेट ऑफ चेंज या रेट मेजर कई लोग बोलते हैं। इसमें एक बात और छोटी सी ख्याल रखनी होती है जो मैंने स्लाइड नंबर 2 में डाल रखी है, कब इसका साइन प्लस और माइनस लेते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, देखिए क्या बात है, यहां पर मैंने लिखा भी है कि dy बाई dx आप पॉजिटिव लेंगे। कब? जब dy बाई dx आप पॉजिटिव लेंगे। वो कब पॉजिटिव लेते हैं? जब x के बढ़ाने पर y बढ़ रहा हो। अगर x को इंक्रीज करने पर y बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, और अगर x के बढ़ाने पर y डिक्रीज कर रहा है तो उस समय हम dy बाई dx की वैल्यू निगेटिव लेते हैं बेटा। ये निगेटिव ले लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव में x बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा हो, निगेटिव में x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। ठीक, बस इतनी सी बात कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको रेट मेजर में या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में समझनी है।
अब इसके तरह तरह के सवाल, कुछ सवाल आपके सामने पेश हैं जो आपको बहुत अच्छा लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैं बात लेके आता हूं पहले सवाल की, और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है अपने को। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। यानी ये वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखा है dv बाई dt, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव है, 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेट हमको दे रखा है, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका है बेटा, क्यूब का। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हम कोई क्यूब लेते हैं और इसकी एक एज को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, ये क्यूब है x एक, तो तीनों साइड x हो जाएगी। इस स्थिति में जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आप जानते हैं a क्यूब होता था तो x क्यूब हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज x क्यूब। और सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6x स्क्वायर, क्योंकि आप ये जानते हैं, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज 6x स्क्वायर, x स्क्वायर एक का एरिया, 6 सरफेसेस हैं तो 6a स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जो dv बाई dt दे रखा है, तो इस वाले फंक्शन को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर एंड dx बाई dt। बहुत आसान, dv बाई dt वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या आ गया यहां से, यह आ जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक रिलेशन या इक्वेशन नंबर 1 इसको यहां से बोल सकते हैं। ये हमारी यहां से पहली फाइंडिंग निकल आई। हमको तो चाहिए सरफेस एरिया की बढ़ रहा हो जब x की वैल्यू 10 हो, किस रेट से बढ़ रहा है, तो हमको निकालना है ds अपॉन dt। तो मैं यहां कलर बदल लेता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं t के रेस्पेक्ट में, ds अपॉन dt। यहां वैल्यू आ जाएगी 12x एंड साथ में dx इंटू dt। सिंपली चैन रूल लगाया, ये समझ तो रहे होगे ना भाई। अगर हमें dx क्यूब अपॉन dt करना है तो चैन रूल कैसे लगा देते हो, dx क्यूब अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। इतना तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और इसी की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। यही मैंने यहां पर लिखा था। इसी तरह यहां चैन रूल लगा दिया, पहले dx के हिसाब से तो 12x आ गया और dx अपॉन dt। अब देखिए dx अपॉन dt यहां से पता है आपको, तो मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा, तो ds अपॉन dt क्या आ जाएगा, 12x इंटू दिस वन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 अपॉन एक्स, देख पा रहे हैं 36 अपॉन एक्स है, और कह रहा है कि ds और ds अपॉन dt तब निकालो जब x की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में है। तो मैं निकालता हूं ds अपॉन dt कब, जब x की वैल्यू हमारी 10 है। तो यहां पर 36 अपॉन 10 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई 3.6, क्योंकि सरफेस एरिया का मामला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो गया। तो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं और आप इसको देख पाए होंगे कितनी सरलता से सवाल हो गया। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बड़े प्रेम पूर्वक आप कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये जो आपके सामने है, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए इसमें बोला है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अच्छा, एक रेक्टेंगल बना लो पहले, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। लेंथ बोला है रेक्टेंगल, लेंथ ले लो x को, और y बोला है विड्थ। तो ये जो ये लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यहां शब्दों पे ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी
dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो माइनस है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रहा है ना विथ टाइम, t बढ़ रहा है, x घट रहा है, इसलिए माइनस साइन आ गया, जो आपको समझाया था कि प्लस माइनस कब लेना है। एंड y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फिर क्या है मिनट, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, अब टाइम बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, इसका रेट है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये दो डाटा हमारे पास हमको दे रखे हैं। आगे देखते हैं चाहते क्या है हमसे ये। अब बोल रहे हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x 8 हो y 6 हो, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। अब इसका देखिए पेरीमीटर अगर मैं लिखूं तो p से पेरीमीटर लिख देता हूं, पेरीमीटर p, और पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल इसकी लेंथ, तो कितनी हो गई 2x प्लस वाई। दूसरे में कुछ पूछा वो भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया को मैं a लिख देता हूं और एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। ये कहानी यहां सेट हो गई। हमको dp अपॉन dt और da अपॉन dt चाहिए जैसा क्वेश्चन बोलता है। तो पहली बात पकड़ते हैं हम लोग, जो पेरीमीटर चाहिए कि फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, ए वाला ये है, तो वो dp अपॉन dt है, तो मैं इसको dp अपॉन dt कर देता हूं यहां पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। 2 लिखते हैं, dx बाई dt -5 है और dy बाई dt +4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -1 यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका पहले का आंसर आ गया। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि पेरीमीटर हमारा घट रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, -2 आने का मतलब है कि इट इज डिक्रीजिंग। माइनस साइन दिखाता है डिक्रीजिंग, तो ये पेरीमीटर यहां पर डिक्रीज कर रहा है। अब एरिया की बातचीत करते हैं, तो बी पोर्शन, बी पार्ट को लेते हैं जहां एरिया का था मामला, तो इसको मैं dA अपॉन dt करना चाहूंगा। पहले एरिया का फंक्शन लिख देते हैं जिससे कि आपको याद आ जाए, वो लिखा हुआ a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो dA अपॉन dt जब करेंगे तो ये दो फंक्शंस है x और y, तो इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला मामला लगेगा। तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अब यहां पर आप, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, y लिखते हैं, dx बाई डी टी कितना था -5 और dy बाई डी टी कितना है 4, तो ये वैल्यू हो गई। अब हमें dA बाई डी टी चाहिए कब, हमको dA बाई डी टी चाहिए जब x की वैल्यू कितनी थी बेटा, मैं 8 थी शायद, देखते हैं। x की वैल्यू 8 थी, y की 6, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, तो यहां पर y 6 पुट कर दो, 6 इंटू -5 और ये 4 है, तो x की जगह आ गया 8 इंटू 4, ये 4 है, y मत समझ लेना, लिखने में y जैसा दिख रहा था, तो ये आ गया -30 और ये 32, यानी आंसर आ गया 2। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव है यानी एरिया इसका बढ़ रहा है, पेरीमीटर घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है। तो इसको मैं दिखा देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, और यही सब सवाल घूम फिर के आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ऊपर से आप नोट करें, मेरे ख्याल से ये आ गया है शायद, तो यहां पर आप नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट या पॉज करके जैसे नोट करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जिससे पूरी बात दिखाई पड़ जाए आपको, ये पूरी बात आपको दिखाई पड़ गई है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब क्वेश्चन ऐसे ही मक्खन टाइप मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक बड़े सरल हैं। अब ये तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप
एक कोई पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप ले लेते हैं, पाइप बोला है तो यहां से कोई मिट्टी आप डाल रहे हैं और यहां से गिर रही है मिट्टी ऐसे। अब क्या बोल रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। यहां पर मिट्टी जब गिरती है तो ढेर लग जाता है, ऐसे कोन टाइप बन जाता है। ये इसका कोन, ये रेडियस और ये इसका हाइट। ठीक, ये मिट्टी इसी पे गिर रही है और ऐसे कोन बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। यानी हमेशा इसकी जो हाइट है वो r/6 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट इज इक्वल टू r/6, 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing when the height is 4 centimeter? हमें निकालना है dh/dt कब, जब हमारी हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, कि उस समय हाइट हमारी कितनी तेजी से इंक्रीज कर रही है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। हम जानते हैं कि दो इंफॉर्मेशन तो हमें पहले से पता है, एक तो क्वेश्चन ने गेज दे रखी थी और दूसरी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। ये हम जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी वैल्यू उन्होंने दे रखी थी कि h की वैल्यू थी r/6। ये भी हम पहचान पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों बातें आप समझ पाए होंगे। तो अब यहां हम लोग क्या करते हैं, ये हाइट के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं सारी चीज। तो यहां पर जैसे r को मैं लिख सकता हूं 6h, इसी से निकाल के यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 पाई, रेडियस की जगह 6h का स्क्वायर इंटू h। तो ये वैल्यू v कितनी हो गई, v हो गई 1/3 और h का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 36 और 12 पाई h क्यूब। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया सॉल्व करने के बाद। अब हमें dv/dt चाहिए, यहां जो देखा था dh/dt। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेट भी दे रखा है वॉल्यूम, तो इसको कर दे। ये dv/dt यहां पे गिवन है और इसकी वैल्यू दे रखी है यहां पर 12। ये सेंटीमीटर क्यूब है, 3 नीचे लिखा हुआ है टाइपिंग। ये हमें इंफॉर्मेशन है, तो यहां मैं कर देता हूं dv/dt। h के रेस्पेक्ट में यहां करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12×3 = 36 पाई h², साथ में dh/dt। चैन रूल लगाते हुए डिफरेंशिएट कर दिया है, इसको t के रेस्पेक्ट में किया। ये h था तो चैन रूल लगा के ऐसे एडजस्ट कर दिया, जो आप बिल्कुल बेसिकली समझ रहे होंगे। अब dv/dt 12 दे रखा है, 36 पाई h² dh/dt, 12×3 = 36। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, हमें dh/dt चाहिए, तो मैं यहां लिखता हूं dh/dt = 1/π h²। यहां से वैल्यू आ गई 1/π h²। अब हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू 4 यहां पुट कर देते हैं और देखते हैं कि 4 करने पर कितनी वैल्यू आ रही है। मेरे ख्याल से सब कुछ दुरुस्त लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। 6×6 = 36 और 12×3 = 36, ये बराबर आ गया 12π क्यूब। और यहाँ 36 कुछ छूट गया लगता क्यूब का, 3 रह गया है, 3h² होगा तो 3 तो आ गया है, 12×3 = 36 हो गया है और फिर 12×3 = 36 आ गया है। तो ये 3 कहाँ गया, 3 यहाँ आना चाहिए, तो 3 यहाँ आना चाहिए। इसको हटाओ और फिर से लिखो 1/3π h²। अब यहाँ पर 12 की वैल्यू, h की वैल्यू 4 डाल दीजिए, तो 4 डालेगो तो 1/3π × 4 का स्क्वायर, यानी 16 और 16×3 = 48, 1/48π। और क्योंकि हाइट का रेट है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये ध्यान से देख लीजिए, ये dh/dt है कब का, जब h की वैल्यू आप 4 सेंटीमीटर लेके चले हैं। तो दिस इज द आंसर, 1/48π। रेट पॉजिटिव रेट है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको ऊपर से दिखाता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
तो ये मैं इसको नीचे लाता हूं और ये यहाँ पर आप इसको आराम से नोट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, स्क्रीनशॉट या जो भी प्रोसेस से आप इसको कंफर्टेबली नोट कर सकते हैं वो नोट कर सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो है बहुत सरल चीज। टोटल कॉस्ट दे रखी इस एक्सप्रेशन से इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, यानी एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो टोटल कॉस्ट आती है वो CX से डिनोट की गई है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, मार्जिनल कॉस्ट जिसे आप MC लिखोगे, इसका मतलब होता है DC/DT। ये आप पकड़ के रखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड का रेट टाइम से। अब इसको DC/DT अगर करेंगे यहां, तो वैल्यू यहां पर क्या मिलने वाली है सबको, अगर DC/DX करना चाहिए, बल्कि यहां T कहां आ गया, DC/DX, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। बाकी तो ये शून्य हो गया इधर। अब यहां आप 7 3 जा 21, तो 0.021x², 3 2 6, 0.006x प्लस 15। अब x बराबर 17 जब है, तो इस समय मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो DC/DX, जब x की वैल्यू हमारी कितनी है 17, तो 0.021 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ये बीच में बेटा ये माइनस है, इसको मिटाना और मुश्किल है। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी जब सॉल्व करोगे। इसको जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 6.17 का स्क्वायर 289, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.021 इंटू 289 और माइनस 006 इंटू 17 प्लस 15। इसकी वैल्यू क्या आएगी अब जब मल्टीप्लाई करोगे, 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, और ये वैल्यू आ जाएगी 20.967। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सवाल है। मार्जिनल कॉस्ट को DC/DX से करना है, बस काम खत्म। तो जिस वैल्यू पे चाहा था आपकी वैल्यू निकल आई, इसको नोट कर सकते हैं। इतना ही रेट मेजर में या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में आप ध्यान रखिए, इसी वैरायटी का बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं अगले टॉपिक पर। और ये टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी बहुत सरल टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है, बड़ा सरल है। जैसे क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, ये मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, फटाफट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि किसी इंटरवल में x बढ़ाने पर y बढ़ता जा रहा है या x बढ़ाने पर y घटता जा रहा है। ये है ना, x बढ़ाने पर y घटता जा रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ाने पर y बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। यानी फिर से एक बार, अगर ये x है y है, तो हम अगर x को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, देखिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी की जगह कोई ऐसा फंक्शन हो जाए, तो यहां वैल्यू दी थी तो y था, ये वैल्यू x बढ़ा दिए तो y घट गई, तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मैथमेटिकली कैसे इसको, या तो देखिए ग्राफ बना हो तो ग्राफ को तो देख के आप बता देंगे, लेकिन हर
हर का ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, तो उस समय आपके पास एक कैलकुलस वाला मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। वही यहां पर लिखा हुआ है, लेट आई बी दी ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ, देन एफ इज सेड टू बी। आई आपका ओपन इंटरवल में है, ठीक है, तो आप समझते हैं। अब देखिए इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में जब x1 अगर लेस देन x2 है, तो fx1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू fx2 होनी चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। उस इंटरवल में अगर x1 यानी x2 बड़ा है x1 से, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग है। और इस दूसरा शब्द है देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस समय अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है तो fx2 हमारा इक्वल नहीं, केवल बड़ा होना चाहिए। यहां देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं, यहां इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक। और अगली बात, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलोगे आप? तो डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं जब x2 हमारा x1 से बड़ा हो लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी हो जाए, fx2 इज लेस देन fx1 और इक्वल टू, तो ये बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की चर्चा जब करने जाएंगे हम, तो उस समय x1 इज लेस देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन x1, तो हमेरा fx2 लेस देन होना चाहिए fx1 से, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने, ये देखिए, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हर जगह आप बढ़ता हुआ मिल रहा है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो पूरे डोमेन में बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई कि भाई कैसे में पहचानना है, कैलकुलस से कैसे पहचानेंगे, ये बात अभी रह गई है। ये बात यहां आ जाती है। अब यहां में क्या है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली की जगह केवल इंक्रीजिंग बोल देंगे, ठीक। और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। और ए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन r if it is so as every interval of r। तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग r में है तो सभी इंटरवल ऑफ r के लिए होना चाहिए वैसा। अब अगर ऐसा हो जाए कि कुछ पार्ट आपका पहला डेरिवेटिव प्लस है और कुछ पार्ट आपका पहला डेरिवेटिव निगेटिव है, तो उस समय उस डोमेन में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इफ फॉर ए गिवन इंटरवल द फंक्शन f इंक्रीजेस फॉर सम वैल्यूज इन i and decreases for some values I, then we say that function is neither increasing nor decreasing। मतलब ये स्थिति, अगर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहां से जो बात हम पकड़ पाए, सिंपल सी बात, फिर से एक बार लिख रहा हूं आपके दिमाग तक जाने के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमें देखना है f डैश x ग्रेटर देन 0, बाकी लिमिट लिमिट सब लिखी हुई है। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f डैश x की वैल्यू लेस देन 0। अगर हमारा f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको स्ट्रिक्टली की जगह केवल इंक्रीजिंग कह दिया जाएगा। कई जगह ये लिखा नहीं रहता लेकिन ऐसा पकड़ के चलिएगा। और f डैश x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो हमें कैलकुलस में हमेशा पहला डेरिवेटिव चाहिए होगा जिससे हम पता कर पाएंगे ये पॉजिटिव है, निगेटिव या इक्वल टू 0, उससे हम कह पाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब एक दो सवाल लेते हैं जिससे क्लैरिटी और बनेगी आपकी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने बेटा, लिखा है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 के ओपन इंटरवल में। तो हमारे पास
फंक्शन एक दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, हमें इसका पहला डेरिवेटिव निकालना होगा पता करने के लिए। एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कितना, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो वैल्यू की क्या हो गई, माइनस साइन 2x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी हो गई माइनस साइन 2x। अब हम देखते हैं कि इसका हालचाल 0 to π/2 में क्या है, प्लस है कि माइनस है। अब देखिए यहां पर ये जो साइन 2x की वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा इस वैल्यू के अंदर ग्रेटर देन 0 होगी। ये वैल्यू के अंदर बात करें आप, कैसे पता, क्योंकि देखिए x है 0 to π/2 में, यहां पे लिखता हूं, थोड़ा समझना, x है 0 to π/2 में, ये जो लिखा हुआ इसका मतलब है ये, तो 2x 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x किसके बीच आएगा, 0, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई पाई। इस इंटरवल के अंदर जो साइन 2x होता है 0 से 180 के बीच में, हमेशा आप ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 जब x हमारा बिलोंग कर रहा होगा 0 to π/2। अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ, इन 0 to π/2 साइन 2x इज पॉजिटिव, इसका मतलब है एफ डैश एक्स, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव लगा तो निगेटिव हो जाएगा। दिस इज लेस देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो अगर ये लेस देन 0 आ गया तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये प्रूफ आपने कर दिया। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2, और ये हेंस प्रूव्ड या आंसर जो भी लिखना चाहें इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो नोट करिए, अगला सवाल देखेंगे। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लें आप। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, थोड़ी सी आपकी वर्किंग चाहिए होती है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शो लिख रहा हूं, सोल्यूशन की जगह। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर π/2 तक। अब हमारे हाथ में देखिए जो फंक्शन था वो है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, तो उसका पहला डेरिवेटिव निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से लिख दिया। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब एक कदम और आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बार लिख देता हूं, चलो फिर दिखाता हूं। इसको लिख दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हमें इस इंटरवल में एफ डैश एक्स को पॉजिटिव या निगेटिव देखना है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं, और 1 जुड़ा हुआ है, अगर 0 भी हो जाएगा तो 1 जुड़ने की वजह से हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप भी एग्रीड करते हैं, यानी इसका साइन केवल इस पे डिपेंड करेगा, cos x माइनस साइन एक्स पर। और हमको ये पता है कि cos x माइनस साइन एक्स जो होता है उसमें इस इंटरवल में इफ x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, 45 से 90 डिग्री में, आपको ग्राफ भी याद होगा, उसमें हमारा साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होती है cos x से। उम्मीद है ग्राफ पर आप थोड़ा बहुत होगा अंदाजा, ये साइन एक्स इस तरह से जाता है
और भी इधर जाता है मतलब, और कॉस की वैल्यू पहले ही 90 मिलती है तो ऐसे कट होती है, ये 45 डिग्री। तो यहां पर ये साइन एक्स वाला है और ये दूसरा वाला कॉस एक्स वाला है। तो यहां पर देखिए साइन एक्स का पोर्शन ये बड़ा है और इसका छोटा है वाई के टर्म में। एनीवे इतना आपको पता होगा, मैं तो जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स π/4 से π/2 के बीच में। तो यहां पर क्या हो गया, साइन एक्स उधर पहुंचा दो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये लेस देन 0 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी क्या दिख गई, निगेटिव। तो एफ डैश एक्स इज निगेटिव, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर ये निगेटिव है इन π/4 या ऑन π/4 से लेकर π/2 के बीच में, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे किसके अंदर, ये इंटरवल में लिख दीजिए, इन ऑन जो भी लिख दीजिए, कोई समस्या ज्यादा नहीं है, π/4 और π/2 के बीच में, ठीक। ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पहचान लिया है, वो निगेटिव जा रहा है। इसको भी नोट कर लीजिए, सावधानी पूर्वक कीजिएगा, सही हो जाएंगे सारे सवाल। तो मैं इसको दिखा देता हूं, आप इसको शांति से नोट कर सकते हैं। तो यहां रोक देता हूं, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा और ऊपर कर दूं तो पूरा ही दिख जाएगा आपको जी, जिससे मुझे इसको खिसकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अगली प्रक्रिया में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हालत है, ठीक है। तो अगला लेते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए इसमें लिखा फाइंड वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस π/4 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3π/8, 7π/8। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही है। तो एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी है कॉस 2x प्लस π/4। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं। कॉस का पहला डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, तो साइन 2x प्लस π/4 माइनस में, और 2 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2 और बाकी 0 है। तो एफ डैश एक्स क्या रहा, -2 साइन 2x प्लस π/4। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, क्यों ग्रेटर या लेसर तो पकड़ नहीं है। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, देखता हूं एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 कर दूं तो एक्स का क्या इंटरवल निकल रहा है, -2 साइन 2x प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 0। अब -2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2x प्लस π/4 इज लेस देन 0। ये बात भी आप समझ गए हैं। अब यहां पर देखिए, इसको फर्दर अगर आप कैलकुलेट करने जाएं 3π/8 और 7π/8 के बीच का, तो ये जो साइन थीटा पूरा अगर मान लो तो थीटा निगेटिव कब होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां साइन निगेटिव होता है, यहां साइन निगेटिव होता है, इतने के बीच ये निगेटिव होगा, पहला, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये जो पूरी वैल्यू है 2x प्लस, इससे हम क्या निकाल पाए, 2x प्लस π/4 की जो वैल्यू है वो 2π से छोटी होनी चाहिए, ये 2π है, और ये यहां पर पाई से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, π/4 पूरे में से घटा देंगे, तो पाई माइनस π/4, ये π/4 हटाओगे तो 2x मिलेगा, और 2π माइनस π/4, यहां वैल्यू आ जाएगी 3π/4 2x, और 8 में से 7π/4 2 से डिवाइड कर दो, 3π/8 x और 7π/8। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो इंटरवल निकल रहा है, ये यही इंटरवल तो है 3π/8 7π/8,
यानी इस इंटरवल के अंदर हमारी ये जो वैल्यू थी एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर इस वाले कैलकुलेशन से या समझदारी दिखाते हुए कॉन्सेप्चुअली हम एफ डैश एक्स को लिख देंगे ग्रेटर देन 0। कहां? जब हमारा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8। इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 3 पाई बाई 8 कॉमा 7 पाई बाई 8। और ये आपने पता कर लिया कि किसके बीच में ये इंक्रीजिंग था। ये आपके देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को निकाल के रख दिया। कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं हट रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे ही पता किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप अब तक नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो आप लोग में चर्चा का विषय भी रहता है और इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पर जब वैल्यूज की हम बात करते हैं, केवल मैक्सिमा मिनिमा जब बोलते हैं तो वो होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यानी अपने नेबरहुड से वो हाईएस्ट पॉइंट नेबरहुड से, पड़ोसियों से, और लोएस्ट पॉइंट नेबरहुड से। और जब हमें एकदम मैक्सिमा निकालना होता है तो बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब है उसका सबसे बड़ा वैल्यू, नेबरहुड नहीं, सबसे बड़ा वैल्यू। बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि बोला जाए आपके मोहल्ले का कोई गुंडा हो तो मोहल्ले का दादा है। ऐसे कई मोहल्ले होंगे पड़ोसियों में, कॉलोनियों में, जहां के अलग अलग दादा होंगे। वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, लोकल है मैक्सिमा मिनिमा है। और अगर कोई पूरे भारत देश का कोई गुंडा हो गया तगड़ा दादा, तो वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे बड़ा गुंडा। समझाने के लिए, ठीक, वरना गुंडा क्यों? तो ये कहानी आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर बात की जाए तो यही बात की जाती है कि अगर यहां पे टॉप वैल्यू मिल रही है और मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा अपने पड़ोसियों से बड़ी वैल्यू रखे और यहां पर मिनिमा अपनी पड़ोसियों से सबसे छोटी वैल्यू रखे। और ये कभी कभी जब हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आती है तो इनके एंड पॉइंट्स पर भी हम चेक करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, एब्सोल्यूट। तो इसी वैल्यू को ये देखिए लिखा है, वी कैन इवन फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एट विच इट इज नॉट इवन डिफरेंशिएबल। यहां तो डिफरेंशिएबल था, यहां डिफरेंशिएबल था क्योंकि यहां मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स 0 के बराबर, यहां भी मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स 0 के बराबर, लेकिन यहां dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फिर भी आपको इन पॉइंटों पे ये मिलेगा। खैर, इससे ज्यादा लेके कंफ्यूज नहीं करना, कैसे निकालना ये समझाते हैं आपको। ये कॉन्सेप्चुअल वाली बात ज्यादा है, अगर समझ आ जाए बड़ी अच्छी बात। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स बोले जाते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां होंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जहां मैक्सिमा मिनिमा मिलता है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, एब्सोल्यूट मतलब सबसे बड़ा। तो फॉर क्रिटिकल, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है आपको मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से खोजे जाते हैं? तो एक तो हम dy बाई डी एक्स बराबर 0 रख के निकालते हैं, यानी f डैश c बराबर 0 कह दीजिए, मतलब x dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दोगे, जो जो पॉइंट निकलेंगे वो पॉइंट हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड सेकंड क्या है? वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपको जो फंक्शन दिया जाएगा, ये दो तरीके हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के। एक तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 वहां के पॉइंट, और दूसरे वो पॉइंट जो डिफरेंशिएबल नहीं है। इन सारे पॉइंट्सों को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकलता है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं हमको। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपके दो तरह के टेस्ट आपके कोर्स में हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
और उसके आगे चलेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट कोई निकाला, जैसे कि यहां फोटो में देखिए C1 जो पॉइंट है वो f डैश C1 इज इक्वल टू 0 है, यानी आपने जब dy बाई dx किया था 0 तो वहां से एक C1 पॉइंट निकला था जहां पर ये dy बाई dx 0 से आ रहा है। तो यहां पर f डैश C1 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई। अब इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट, पीछे और आगे दो पॉइंट देखते हैं कि इसके पीछे जस्ट नियर द पॉइंट, जस्ट बिहाइंड और जस्ट फॉरवर्ड, इसके दोनों तरफ हमारी इस डेरिवेटिव के फंक्शन कैसे, फंक्शन का साइन क्या है। तो अगर इससे पहले हमारा जो फंक्शन है वो fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और आगे जाने पर fx की वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है, f डैश x डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इसे हम बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब हम इस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अगर पहले ये यहां पर निगेटिव है, f डैश x की बात कर रहा हूं, इसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसके बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, पहले पॉजिटिव है फिर ये निगेटिव हो जाता है, तो ये C1 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बात पकड़ में आ रही होगी। और कहीं पर अगर हमारा ऐसा हो जाए कि उससे छोटे में C2 पॉइंट ले लीजिए जहां पहले निगेटिव था f डैश x और C2 के बाद में आपका पॉजिटिव हो जाए, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और कहीं ऐसा हो जाए कि जहां पर ये साइन ही ना बदल रहा हो, ये देखिए अगले पॉइंट क्या है क्रिटिकल पॉइंट में, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पे भी आपका dy बाई dx 0 नहीं आया है, लेकिन आपको लोकल मैक्सिमा मिल गया है। तो जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेगा तो आपको इन पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा जहां पर आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर 0 निकला ही नहीं है, ये वो शार्प टर्न है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये पॉइंट है अगेन जहां पर आपको dy बाई dx डिफाइन नहीं है, लेकिन वहां भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा आपको। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो निकाल लेंगे हम लोग। बात पकड़ में आई। ये कौन सा टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग f डैश x निकालते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, उससे बाद कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, उन पॉइंट के फिर पीछे और आगे चेक करने की कोशिश करते हैं कि f डैश x का साइन कैसा बदल रहा है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा, और निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा। ये पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कहानी यही इसमें लिखी है, रामायण। वो रामायण आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जिस्ट उसका पकड़ा दिया है। ये मैक्सिमा की बात लिखी है और यहां पर बेटा ये मिनिमा की बात लिखी है कि देखिए f डैश x का साइन पॉजिटिव से पॉइंट बढ़ाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव अगर हो जाए तो ये लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आपका साइन बदलेगा ही नहीं। जैसे यहां आ जाइए, मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट आपको मिला कि इस पॉइंट पर C3 पर यहां भी प्लस था और यहां भी प्लस है, या यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो इसने साइन तो बदला ही नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें, तो जैसे मैं समझाता हूं यहां पर, जैसे एक फंक्शन ले लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला f डैश x, तो आ गया 3x स्क्वायर। अब इसको हमने 0 के बराबर पुट किया, तो 3x स्क्वायर को अगर 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है 0, अगर मैं f डैश x में 0 से कम यानी निगेटिव वैल्यू रखूंगा तो भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर है निगेटिव का, तो यहां पर ये पॉजिटिव है देखिए। और फिर यहां चले गए, अगर हम लोग x से बड़ी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो इसमें साइन इसने चेंज नहीं किया, साइन नहीं चेंज किया, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? दिस पॉइंट इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। ग्राफिकल ये देखिए यहां दिखाया है कि ये पॉइंट चल रहा है, यहां पर गया फिर ऐसे मूव कर गया। दिस पॉइंट इज कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, एक टर्निंग वाला पॉइंट है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे तो वो भी चर्चा में लाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के 3 टुकड़े हो गए। पहला, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगर वो डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा, और बदल नहीं रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस इतना ही बात है और कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। चलिए एक आधा सवाल में करके आपको दिखाता हूं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बने, ऐसे तो समझ में कम आएगा। अब देखिए यहां पर एक सवाल लेते हैं, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शन दिस वन। सबसे पहला काम क्या है इस फंक्शन में कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना। मैं यहां लिख देता हूं एफ डैश एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस की पावर -2 लिख दीजिए और पॉलिनोमियल की तरह, मतलब उस तरह डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आ गया -2 अपॉन दिस वन, एक्स स्क्वायर का फिर 2x मिल जाएगा। ये बात समझ गए? डिफरेंशिएट करना आता होगा। इसको मैं इस समय समझाने के मूड में भी नहीं हूं क्योंकि इतना डिफरेंशिएशन तो आ ही रहा होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट करके यहां पहुंच गए। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा फॉर ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, हम इसकी वैल्यू किसके बराबर पुट करते हैं? 0 के बराबर। पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी इस पूरी वैल्यू को -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। अगर 0 के बराबर पुट किया तो यहां पर कब ये वैल्यू 0 होगी? जब x बराबर 0 होगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसे क्या कह सकते हो? क्रिटिकल पॉइंट। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक। अब यहां पर ऐसे बना लिया करो इंटरवल, ये x बराबर 0 हो गया। अब ऐसे बना लेते हैं, लेट्स सी कि 0 से छोटे रखेंगे तो f डैश x क्या होगा 0 से बड़ा रखने पर। तो अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रखूं, यानी निगेटिव वैल्यू रखूं, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां ये प्लस हो जाएगा। किसका देख रहे हो सिंबल? f डैश x का। और अगर आप ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव है, एक माइनस लगा है तो वैल्यू टोटल माइनस, यानी यहां ये मिलेगी निगेटिव वैल्यू। दिस इज f डैश x। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। प्लस से माइनस हो रहा है, दैट मीन्स दिस पॉइंट x बराबर 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मेरे ख्याल से आप ये पूरी बात समझ पाए होंगे। और अगर वैल्यू निकालना चाहो मैक्सिमा पर तो आप क्या करोगे? x बराबर 0 फंक्शन में पुट कर दोगे। ये जो फंक्शन था, तो इस फंक्शन में 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 1/2। ये आपकी वैल्यू आई मैक्सिमा की। और किस पॉइंट पर मैक्सिमा हो रहा है? x बराबर 0 पर। इस तरह इसको नोट कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहला अभी जो चर्चा की थी वो था क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, किसके लिए? लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए। और अब हम समझेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो ये कहानी रामायण लिखी है उसका जिस्ट क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। आप क्या करेंगे, जब भी आपको फंक्शन मिलेगा इसका पहला स्टेप होगा dy/dx निकालना, या मैं इसको f डैश x लिख देता हूं। f डैश x या dy/dx को आप 0 के बराबर पुट करके टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, जो बात हमने अभी जिक्र की थी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद नंबर 2 पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d² y/dx² या f डबल डैश x।
अगर ये सेकंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमा होगा, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमा होगा, और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा जीरो आ गया तो ये इस समय मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की टेस्टिंग करने के लिए। तो ये क्या इस समय क्या करेंगे, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और वहां से जो फाइंडिंग होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं या मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं, वो जांचेंगे। अपने कोर्स के अनुसार ऐसा ही करना है हमें। तो ये बात प्रोसेस आप पूरा समझ गए होंगे, यही रामायण यहां लिखी गई है। ठीक, कि आप पहले dy बाई dx निकाल के शून्य के बराबर रख दीजिए, अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो मिनिमा, ग्रेटर देन जीरो है तो लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, और अगर शून्य के बराबर है तो गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड इट आउट कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं या मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं। तो इसी को मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप आपको दिखा दिया है, जैसे और क्लैरिटी से आप तक की बात पहुंच जाए। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की चर्चा चल रही है, x बराबर c हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल आया, उसके बाद f डबल डैश c देखिए ग्रेटर देन जीरो है तो ये रिलेटिव मिनिमा है, अगर ये लेस देन जीरो है तो ये रिलेटिव मैक्सिमा है, और अगर ये शून्य के बराबर आ जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज यूज्ड, एंड यू गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड आउट कि ये मैक्सिमम मिनिमा क्या है। तो ये बात उम्मीद है आप इस चार्ट को समझ पाए होंगे। अब जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक है, इसमें कहीं बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, जो क्लास आपने 9th 10th वगैरह में सीखे थे 11th में, वो आपको आने चाहिए। कौन का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का क्या है, कौन क्यूब क्या है, वगैरह वगैरह। अगर उसमें फॉर्मूले में दिक्कत है तो सवाल निकालने में बड़ा कष्ट होगा आपको। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ के नहीं सुना रहा हूं आपको, जस्ट आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि फॉर्मूले मैंने एक जगह लगा दिए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सर्किल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन एंड सो ऑन। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी तो इसका इस्तेमाल जब करना होगा तो आप लगा नहीं पाएंगे और बिना बात के सवाल रह जाएगा। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और सवाल को करने की चेष्टा करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, x और y दो नंबर निकालने हैं जो कि सच दैट ऐसे हों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, एस वाई एंड एक्स वाई क्यूब हमारा मैक्सिमम निकला है। तो देखिए ये एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, p दे देते हैं नाम इसको, और एक्स वाई क्यूब को हमें अब मैक्सिमम करना है। अब हमें जो तरीका मैक्सिमम मिनिमम का समझे हुए हैं उससे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dp अपॉन dx या dp अपॉन dy, एक ही वेरिएबल के। लेकिन यहां पे तो ये दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें हमेशा इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है, क्योंकि हमारे कोर्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जहां दो वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है या दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ किया जाता है। हमारे पास हम लोग सिंगल वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन को पहचानते हैं, तो यहां पर हमें इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये 6y क्यूब भी लिखा हुआ है, तो x की जगह ये एक रिलेशनशिप दे रखी, इसीलिए तो x की वैल्यू आप लिख सकते हैं 60 माइनस वाई, और इस वैल्यू को मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो जो p आ जाएगा वो आ जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब ये जो फंक्शन देखिए, ये फंक्शन हमारा सिंगल वेरिएबल पे बेस्ड है, y पर, x नहीं है इसके अंदर। अब ये तैयार है डिफरेंशिएशन के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सप्रेशन आपको किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से मिले या स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले, हमेशा इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब यहां पर मैं निकालता हूं dp अपॉन dy। अब इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वरना हम लोग
फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन की चर्चा कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन 60 माइनस वाई लिख लो इधर, और वाई क्यूब को करोगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर लिखोगे वाई क्यूब, 60 माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आ जाएगा। अब यहां पर ये जो वैल्यू बनी देखिए कितनी बन गई, 180 वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहां से हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं आप यहां से, आप ले सकते हैं यहां से 4y स्क्वायर कॉमन, तो ये 45 हो गया माइनस y, ये आपका dp अपॉन dy आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो इधर कहीं कलर बदल लो चलो, और इसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाले हालात यहां भी रखेंगे हम लोग। तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखिए, यहां पर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो सेकंड डेरिवेटिव करने गए तो मैं लिख देता हूं 4y स्क्वायर और 45 माइनस वाई का माइनस वाई, और फिर 45 माइनस वाई और 4y स्क्वायर को करेंगे तो आ जाएगा 8y। क्या वैल्यू मिली, -4y स्क्वायर और 45 इंटू 8, जो कि हो जाएगा 360, 45 45 90, 9 चौक 36, तो 360 y माइनस 8y स्क्वायर। ये आपको वैल्यू यहां पे दिख रही है। कुछ कॉमन बन पड़े तो ले लेना चाहिए हम लोग को, तो बिल्कुल अभी तो इसको y स्क्वायर से बढ़ा दो, अभी 360 y माइनस 12y स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ही ले लें, कितना 12 3 36, 12 कॉमन आता दिख रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, खैर इसको यहीं छोड़ देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में तो हमें अगेन वैल्यू रखनी होती है। अगर यहाँ जो भी आ रहा 12 कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, तो 12 3 30 और माइनस y, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव तो बाद की घटना थी, पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट्स यहां निकालने हैं, इसको थोड़ा नीचे करता हूं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारा dp अपॉन dy 0 रखना है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 4y स्क्वायर 45 माइनस y 0 रखोगे तो एक तो y बराबर 0 आएगा, जो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि दो नंबर चाहिए x प्लस वाई, एक नंबर 0 ही कर दोगे तो फिर दो नंबर में क्या आप लोग की चलोगे, एक्स वाई क्यूब कहाँ मैक्सिमम आएगा, y 0 मतलब p0, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, y बराबर 45 ले लेंगे। y 45 पर सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, तो ये रहा सेकंड डेरिवेटिव, यहां पर लिख दीजिए y बराबर 45। आप जब 45 डालेंगे तो ये देखिए लेस देन 0 आ रही है वैल्यू, ये y तो बाहर ही है, 30 में से 45 घटाओगे निगेटिव वैल्यू है, दिस इज लेस देन 0। तो आप समझ पाए होंगे ये मेरे ख्याल से, मैं यहां वैल्यू रख के नहीं दिखा रहा हूं, वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं होती, आप समझ रहे होंगे। इतना 45 रखने का मतलब है -15 आ जाना, और -15 इंटू वगैरह वगैरह करोगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो y इज इक्वल टू 45 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब x बराबर अगर 45 है तो x प्लस वाई कितना दे रखा था, x प्लस वाई दे रखा था 60, तो x प्लस वाई था हमारा 60, तो यहां से y अगर 45 है तो x कितना आ जाएगा 15, तो हमारे पास दो स्प्लिट हो गए 15 एंड 45, यानी आंसर इज 15 और 45, जिससे आप एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम कर पाएंगे। 45 या 15 या 15 या 45, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। उम्मीद है समझ पाए होंगे, तो मैं इसको दिखाता हूं, शांति से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे। तो ये यहां तक मेरे ख्याल से ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लीजिए शांति से और समझने का प्रयास भी कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऊपर ले जाता हूं, ये आपका यहां तक पूरा सोल्यूशन हो जाता है। उम्मीद है अभी तक स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर और उसको देखते हैं। यही वर्किंग हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हर जगह करनी होती है, ठीक। और कोशिश क्या करेंगे, जहां तक कैलकुलेशन ना करनी पड़े ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग, अपना समय और मेहनत जाया नहीं करेंगे। तो इसकी बात करते हैं। लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to पाई। तो fx यहां दे रखा है, देखिए x प्लस साइन 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन 2x का कितना हो जाएगा 2 cos 2x। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर। तो 1 प्लस 2 cos 2x की वैल्यू 0 के बराबर, यानी cos 2x की वैल्यू माइनस हाफ। साथ में x दे रखा है, बिलोंग करता है 0 to पाई में, x की वैल्यू 0 to पाई में होनी चाहिए। तो कहां कहां माइनस हाफ आएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3, जहां पे माइनस हाफ आ सकता है। इसके बाद 4 पाई बाई 3, दो वैल्यूज आई, 2x की वैल्यू या तो 2 पाई बाई 3 हो या 4 पाई बाई 3 हो, तभी तो निगेटिव आएगी ना, और माइनस हाफ आएगी। अब यहां x निकालो, ये x का मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो इससे हम समझ पाए कि x की जो वैल्यू होनी है वो पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3 होनी है। अब यहां पर जो चर्चा की जा रही है, जैसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो इसमें हम 4 जगह वैल्यूज चेक करेंगे। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक तो पाई बाई 3 पर, यानी f पाई बाई 3 पर टेस्ट करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे 2 पाई बाई 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद इसके जो दो पॉइंट कॉर्नर के हैं जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, f0 और इसी तरह f पाई, और इनमें से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी वो हो जाएगा मैक्सिमा, और जिसकी मिनिमम निकलेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी मिनिमा। तो पाई बाई 3 जो रखा है ये पाई बाई 3 आ गया, और साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आ गया, ये वैल्यू बन गई। तो साइन 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, √3 बाई 2 पाई बाई 3 प्लस √3 अपॉन 2। एलसीएम ले लोगे अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो 6 आ जाएगा, 2 पाई प्लस 3√3, ये वैल्यू पहले वाले की है। दूसरे के लिए लिखोगे 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 4 पाई अपॉन 3 240 डिग्री, तो 2 पाई बाई 3 और माइनस वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 लिख सकते हो इसको, साइन 60 डिग्री √3 बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 माइनस √3 अपॉन 2 6 आ गया, और ये हो गया 4 पाई माइनस 3√3, ये दूसरी वैल्यू हो गई। f0 पुट करोगे इसमें तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, 0 और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती ही है। फिर साइन पाई की वैल्यू तो पाई पुट किया आपने, प्लस साइन 2 इंटू पाई, साइन 2 पाई 0 होगा, ये वैल्यू हो जाएगी पाई। अब इन चारों वैल्यूज में देख लीजिए मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन सी वैल्यू है। तो यहां पर देखिए जो मिनिमम है ये 0 है, 4 पाई वैल्यू ये पॉजिटिव है, पाई की वैल्यू होती 3.14, तो ये 12 के ऊपर चली जाएगी। 3 इंटू 1.732 करोगे
तो 12 के ऊपर नहीं जाएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो x बराबर 0 पर है और उसकी जो वैल्यू है वो है 0, f0 इज इक्वल टू 0। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू पाई पर है, x बराबर पाई और x पाई बराबर पाई। ये आपका आंसर आ जाता है। बाकी वैल्यूज निकालोगे तो किसी की भी 3.14 निकलते नहीं दिखेगी, अपॉन 6 आप पहले देख लो। ठीक, तो ये वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमा इस तरह निकालेंगे कि अगर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बताइए तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, इस तरह से जहां भी पॉइंट, वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिस यहां पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां के लिए कॉर्नर पॉइंट्स 0 और पाई। मेरे ख्याल से बात पकड़ ली होगी, बाकी क्रिटिकल पॉइंट तो निकल ही रहे हैं। इसको आप नोट करिए और अगला सवाल हम लोग करेंगे। जो इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में काफी पूछा जाता रहा है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ऐसे ये बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। तो पहले तो बना लो कि स्फेयर बेटा, ठीक, गोला खिंच गया, ठीक है। अब स्फेयर, इसमें एक कोन हमको बनाना है, तो कोन का मैं कलर बदल देता हूं जिससे आपको अलग से दिखाई पड़े। ये ले लेता हूं। तो ये इसका सेंटर है पहले तो इस सर्किल का, और आपने कोन ऐसे बनाया है, ये कोन बनाया है, ये इसका सेंटर है जिसे मैं यहां पर O लिख देता हूं। और ये जो रेडियस, ये जो सर्किल खींचे हैं उसका रेडियस A है, ये A है, ये A है। और इसका यहां से डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x, और इसका जो रेडियस है उसे कह देता हूं r। ये इसको ABCD भी लिखना चाहो तो लिख दो, ABCO। इस तरह से एक कोन आपने स्फीयर के अंदर खींच मारा, बना मारा है। अब आपको यह बताना है कि उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट कब होगा, जब वो ऑफ द रेडियस A इज 8/27 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 8/27 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जाएगा। ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए प्रूफ करने की कहानी को आगे बनाते हैं। इसको भी, इस पॉइंट बचा रह गया, इसको D लिख लेते हैं। तो अब हम यहां पर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन जिसे मैं H लिखना चाहूंगा, तो H की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस H, A प्लस X। ठीक, और पाइथागोरस अप्लाई कर दो ODC में। राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, ठीक है। तो इसके लिख सकते हो A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप और मिल गई। इसको चाहो तो 1-2 ऐसे लिख सकते हो जैसे बात पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, अब V मान लो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जिसे मैं V लिख रहा हूं 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, वरना बंटाधार हो जाएगा, पहले ही मालूम होंगे ही। अब यहां पर देखिए रेडियस और हाइट दोनों बदल रही है। मैंने आपको बताया कि जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर सिंगल वेरिएबल में काम चाहिए अपने को, डबल वेरिएबल में नहीं कर पाएंगे। यहां पर 2 वेरिएबल हैं, R भी बदल सकता है और H भी बदल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज आगे से ऊपर से नीचे लाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 इज ए फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं 1/3 पाई। रेडियस की बात करें R स्क्वायर की तो A माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले से A माइनस एक्स स्क्वायर। और हाइट की बात करें तो A प्लस एक्स। ये कहां से वैल्यू आई है, फ्रॉम 1 and
2। बात समझ में आ गया हो गया। अब यहां पर वेरिएबल कितने हैं? केवल x, क्योंकि a तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो तो बदलेगी नहीं, x बदलेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बात आपकी पकड़ में आ गई होगी, फंक्शन ऑफ x हो गया। अब यहां पर हम इसको v डैश x कर रहे हैं, जिसे आप dv अपॉन dx बोलेंगे। 1/3 तो है पाई कांस्टेंट। दो फंक्शन का रूल लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इसे पकड़ लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 आ जाएगा, प्लस a प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो कि माइनस 2x आ जाएगा। अब अभी इसको और बैलेंस कर लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा हमको अभी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो 1/3 पाई और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां वैल्यू आ गई माइनस 2ax और माइनस 2x स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर दिखाई पड़ रही है। तो यहां पर अच्छा, इसको यहीं पर मैंने ये बेकार खोला है, इसको ऐसे लिख दो तो ज्यादा फैक्टर आसानी से कर पाओगे। मिट जाए तो लिखूं। अब इसको देखिए, लिख सकते हो a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, फॉर्मूला लगाते हुए, और यहां पर अभी लिखे रहने दो a प्लस एक्स इंटू माइनस 2x। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि इसको यहां कर लें क्रिटिकल पॉइंट, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। इसको लिखिए 1/3 पाई, और यहां कॉमन ले लीजिए a प्लस एक्स। तो अगर मैं यहां कॉमन ले लूं a प्लस एक्स, तो यहां मिलेगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2x। तो ये वैल्यू कितनी आई? 1/3 पाई a प्लस एक्स और a माइनस 3x। ये पहला डेरिवेटिव आया है, ध्यान से देख लीजिए। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा v डैश x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो जब इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो 1/3 पाई a प्लस एक्स a माइनस 3x बराबर 0। तो यहां से आपकी वैल्यू निकलेगी x बराबर a/3, x बराबर a/3। बाकी आप ये जो वैल्यू निकालोगे, ये माइनस में लेने का कोई मतलब नहीं है। x बराबर माइनस है, ये सेंसलेस बात है, क्योंकि x इधर लिया, माइनस से करोगे तो टॉप पे पहुंच जाओगे, मतलब जहां से शुरू है तो कौन बनेगा ही कहां, ठीक। और वैसे भी माइनस पकड़ हम लोग लेके चल ही नहीं रहे हैं, तो उसको छोड़ ही दीजिए आप। x बराबर a/3 वो पॉइंट आ गया। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि x बराबर a/3 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा। इसके लिए ये जो फंक्शन है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस फंक्शन को जो v डैश x है, इसको मैं नई स्लाइड में लिखता हूं और एक बार और डिफरेंशिएट करने की चेष्टा करूंगा। तो v डैश x की वैल्यू थी 1/3 पाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस 3x। ये पीछे वैल्यू लिखी थी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो मैं थोड़ा जगह लेते हुए v डबल डैश x कर देता हूं। 1/3 तो हो गया कॉमन बेटा। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की चर्चा। तो a प्लस एक्स पकड़ लो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को करोगे तो आ जाएगा -3, फिर a माइनस 3x, a प्लस एक्स का आ जाएगा 1। फिर आगे इसको बढ़ाएं अगर हम लोग, तो 1/3 पाई और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? a प्लस, पूरा ही सॉल्व कर दें क्या? a माइनस 3x यहां दिख रहा है और -3 यहां दिख रहा है। तो हम लोग अभी इसकी वैल्यू को यहीं रोक देते हैं, बाकी रख के देख लेंगे वैल्यू, ठीक। a माइनस 3x से कुछ कॉमन लेते तो बन नहीं रहा है, इसको यहीं रोको, अभी वैल्यू रख के चेक करेंगे। -3 a प्लस एक्स प्लस a माइनस 3x। अब यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकली थी वो थी हमारी x बराबर a/3,
क्योंकि हमने यहाँ पर x बराबर माइनस ए को रिजेक्ट किया। आप समझ रहे होंगे क्यों रिजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, x हमारी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर x बराबर a/3 को यहाँ पुट करते हैं। कलर को बदलता हूँ फिर से, यानी v डबल डैश x जो हम निकाल रहे हैं वो x बराबर a/3 पर देख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव के हालचाल क्या है। 1/3 पाई माइनस 3 और a प्लस a/3 प्लस a माइनस 3 इंटू a/3। तो ये तो देखिए शून्य हो गया, ये आ गया 1/3 पाई और 3 4 माइनस 4a, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है। 3 में 1 4 और 3 से 3 उड़ गया और ये 0, यानी माइनस 4a पाई अपॉन 3, और ये वैल्यू लेस देन 0 है। यानी ये पॉइंट, ये क्या है, मैक्सिमा। यहीं पे लिख देते हैं जैसे दिमाग पकड़े आपका। अब हमारा x इज इक्वल टू a/3 इज लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा है तो हम इसकी रेडियस और हाइट निकाल लेते हैं। तो रेडियस के लिए हमें अगर x की वैल्यू पता है तो पहला वाला जो कहानी थी, ये h इक्वल टू a प्लस x की वैल्यू रख दो यहां पर। तो फ्रॉम फर्स्ट h था a प्लस x, तो a प्लस a/3 यानी 2a/3, ये इसकी क्या आई है, हाइट। बात आप पकड़ पाए होंगे। तो इसकी जो हाइट आई वो आई, सॉरी 4a/3 है। 3 1 4 4a/3। अब रेडियस की बात करते हैं। रेडियस यहां से आएगा विच इज r, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर और r x की जगह हमने लिखा है a/3, यानी a स्क्वायर अपॉन 9 a/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 8a स्क्वायर अपॉन 9 r स्क्वायर। अब इसको हम r स्क्वायर पड़े रहने देंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, ऑफ कोन v, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हमें पता है। अब वैल्यू डालते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह 8a स्क्वायर अपॉन 9 और h हो गया बेटा 4a/3। अब यहां पर देखिए हम क्या क्या वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। नीचे ऊपर ले सकते हैं 8 कॉमन ले लो, नीचे 27 ले लो और 4/3 पाई a क्यूब ले लो। इसको देखिए इस तरह भी लिख सकते हो, 8 ले लिया, 9 3 27 भी बाहर ले लिया और 4a क्यूब अपॉन 4 पाई a क्यूब अपॉन 3। और ये जो चीज होती है क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 4/3 पाई r क्यूब। तो दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम, यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हेंस प्रूव्ड मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो चीजें इन्होंने कही थी, एक बहुत अच्छा सवाल आपके लेवल पर, उसकी प्रूविंग हो जाती है। इन्होंने ये बोला था कि जो कोन आप बनाओगे वो मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होल्ड करेगा जब उसका वॉल्यूम स्फीयर का 8/27 होगा। हो गया यहां पर। अब इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहां से सवाल, फिर अगला सवाल कर देते हैं आपके लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे, ठंडे दिमाग से समझिएगा, कैसे भी सवाल आ जाएं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए लिखा था ना 8/27 ऑफ द वॉल्यूम, वही प्रूफ किया है। तो इसको आप नोट करिए। मैं हट जाता हूं, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे अब तक, स्क्रीनशॉट है जो भी सिस्टम फॉलो किया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो ये वर्किंग यहां तक कंप्लीट हो जाएगी।
इतनी बात क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाए। अब उसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग बेटा, और अगली स्लाइड में यहां से देखिए, यहां से तो ये और भी है शायद ऊपर, यहां से आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जो भी प्रोसेस करते हैं कर लीजिए, तो बातें ठीक से हो जाएंगी। इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखिए पूरी बात कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ये सवाल खत्म हो गया है। अगला सवाल लेते हैं, जो अगेन ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहते हैं और बड़ी आसानी से लगा पाएंगे, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा शांति बनाए रहें और समझते रहें। अगला सवाल लेते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल ये सब करना सीख गए तो निकल जाएंगे 100%। अब अगले सवाल में देखें, लिखा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। फिर स्फीयर के अंदर पहले कौन सा सिलेंडर है, ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस आर है, 2r/3√3 होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी है और शो भी हमको करना है। ठीक है, तो ये बनाओ स्फीयर, तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना इसके बाद इसमें एक सिलेंडर, इसका एक सेंटर ले लें, अभी बना देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं पहले। ये कुछ सिलेंडर बनाने की चेष्टा, और यहां कहीं सेंटर है इसका, ओ कह देते हैं, बीच में ऐसे खींच दो, ओ हो जाएगा। इसको ऐसे मिला दो, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, ये और उसके बाद ये कहां पे जाके टिका होगा, ये रेडियस आर नहीं है बेटा, क्योंकि ये तो पूरा थोड़ी टच कर रहा है, इसको हटाएं कैसे, ये सेंटर पे पॉइंट आधा इधर आधा उधर, तो इसको लेते हैं वाई और इसको लेते हैं वाई, ये ऊपर उसका टच नहीं हो रहा होगा, हिस्सा बच गया होगा, दैट इज नॉट आर, ये कोना आर है। ये बात हमारी समझ में आती है। अब इसको चाहो तो कुछ पॉइंट लिख लो, ए, इस वाले को ए बी के बीच की डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं, जो रेडियस ऑफ दी सिलेंडर हो जाएगी, और ए बी इसको सी कह देते हैं, ये तो ओ हमने कह ही दिया है। ठीक है, अब यहां इसके आगे की बात देखते हैं बेटा। अब ये ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस, और पाइथागोरस से क्या चीज आ जाएगी, ओ बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, आगे भी रख देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम, एक मिनट, तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को V लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर का मतलब है यहां ये x, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2y, तो यहां पर देखिए वॉल्यूम क्या बना, एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये वॉल्यूम आपका आ गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि केवल एक ही वेरिएबल है y, आर तो फिक्स्ड है ना, स्फीयर का रेडियस है, तो इसमें ज्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां पर dv/dy कर देता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के चक्कर में, और उसको 0 के बराबर भी रखूंगा, जिससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल पाए। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। ये रहा पाई, तो बाहर कर लो, 2y बाहर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 2y प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, मेरे ख्याल से बराबर रखा हुआ है। अब इसको 0 के बराबर रखें, खैर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर सीपी या पूरा ही लिख दो क्रिटिकल पॉइंट्स, हमारा dv/dy जो है
वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब इस पूरे को मैं 0 के बराबर रखने का प्रयास करता हूं, तो देखता हूं वैल्यू क्या आती है। तो ये पूरा हिस्सा 0, यानी 4y² प्लस 2r² माइनस 2y² बराबर 0। तो ये हो गया 4 2 6y² प्लस 2r² बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 3y² प्लस r² बराबर 0। और यहां से y की वैल्यू अगर हम निकालें, एक तरफ ले लीजिए y, तो आ जाएगा r/√3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट। और जो क्रिटिकल y इज इक्वल टू r/√3। अभी हमको ये नहीं मालूम है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसकी चर्चा आगे होगी। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था, ये इसको चाहें तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई लिख लीजिए, और ये हो जाएगा कितना 2r² माइनस 2 और 4 6y²। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इस dv/dy का। तो चलिए, ये क्या दबा दिया, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जो फंक्शन था उसको लिखते हैं v इज इक्वल टू, दिमाग से उतर गया vy के बाद पाई 2r² माइनस 6y²। अब यहां पर ये था हमारा dv/dy, जिसे v डैश y कह रहे थे, v" निकाल लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ये वैल्यू 0 हो गई और ये आ जाएगा माइनस 12y। तो आप देख रहे हैं माइनस 12πy। ये तो y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, y तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, उसके लिए लेस देन 0 ही आ रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूं v" y इज इक्वल टू r/√3 पे, तो भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव की, लेस देन 0, विच इज मैक्सिमा। अब ये मैक्सिमा तो आ गया, तो पॉइंट क्या रहा हमारा, जो वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू r/√3। शायद उन्होंने ये पूछा था, एक बार सवाल देख लेते, फिर वॉल्यूम निकालने की भी बात थी इसमें। तो मैं इसको नीचे करता हूं। तो लिखा था कि रेडियस r इज 2r/√3। अभी रेडियस x नहीं निकाली है हमने, तो y निकाला है। तो रेडियस के लिए x² होता r² माइनस y²। x² इज इक्वल टू r² माइनस y²। तो r² रखा, y की जगह इसका स्क्वायर करोगे तो r²/3, तो आ जाएगा 2r²/3। तो x क्या है, हमारी रेडियस। ये रेडियस की वैल्यू कितनी आई, r√2/3। ये ठीक से लिखा नहीं मैंने, √2/3 r आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ यहां पर दुरुस्त है बातें कि नहीं। तो खैर r/√3 तो सब कुछ ठीक था। इन्होंने बली 2r/3 बोली है रेडियस के लिए। तो रेडियस हमारा x है, r² माइनस y², तो ठीक ही है। तो गड़बड़ कहाँ है फिर, 2r/√3 कुछ लिखने में गलती कर दी है क्या। तो ये x² की वैल्यू होगी r² माइनस y², और r² यहाँ कुछ r²/3, तो 3 माइनस 1 है, तो सब ठीक ही बेटा। कहाँ गड़बड़ हुई है। तो y की वैल्यू तो r/√3 करेक्ट आई हुई है, निगेटिव भी है, और y इक्वल टू r। इसके रेडियस दिखानी थी, तो रेडियस क्या रही, रेडियस किसकी पूछी है,
हाइट पूछा रेडियस पूछा भैया, क्या निकाल मारा है? ऑफ रेडियस है इन अच्छा इन ए स्फीयर ऑफ आर है, और पूछा क्या शो हाइट ऑफ द सिलेंडर है बेटा। हमने तो रेडियस लेके चले हम लोग, वाई निकाला, हाइट निकालने जाएंगे तो हाइट 2y थी, हाइट निकालने की बात कर रही तो रेडियस जो निकली एक्स इतनी निकली है, और हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा है 2y। 2y का मतलब हो गया, इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर 2y कहाँ गया भाई, y ये था, तो ये 2y का मतलब 2 इंटू आर अपॉन √3। तो ये तो पहला प्रूफ आ गया, देखिए 2r अपॉन √3। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, देख लेते हैं, नहीं उसमें भी फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इंटू एच। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं पाई आर स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखी थी r/3, तो आर स्क्वायर अपॉन 3, और 2y हमने यहां से निकाली है 2r अपॉन √3। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन r, तो पाई 2r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3√3। और ये पूछा था कितना वॉल्यूम होगा, तो इतना वॉल्यूम होगा 4 पाई r क्यूब अपॉन 3√3, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को भी पूरा नोट कर सकते हैं, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये क्वेश्चन पहला पेज है इसका, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, तो ये थोड़ा सा रह गया तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, इसको नोट कर सकते हैं आप। और इसका फिर अगला पेज, तो जहां से वर्किंग की है वहां से मैं चालू करता हूं इसको, तो ये यहां पे लाना बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे सारी जो वैल्यूज थी वो निकल पावे, और फिर इसको मैं कर देता हूं थोड़ा ऊपर, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। तो आपने देखा मैंने सारे टॉपिक्स जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हैं सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अगर वाकई मदद हुई हो आपकी तो अपने एक दोस्त को जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, जिससे उसको मिलेगा अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि आपके लिए और अच्छी वीडियो मुझे बना के देने हैं और सपोर्ट आपको करना है। आपकी तरफ से अरविंद सर को होगा ये गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा है। अरविंद सर के वन शॉट औरों से डिफरेंट थे या हैं, क्यों? क्योंकि आप देख पाते हैं कि सभी टॉपिक्स कवर्ड होते हैं इसमें। अरविंद सर वन शॉट बेसिक एकदम इजी आपका लैंग्वेज रहता है, जिससे कि आप कोई भी बच्चा नहीं भी पढ़ा है तो भी सीख सकता है, और पढ़ते वक्त पूरा का पूरा प्योर टीचिंग मिला है आपको, कोई फालतू टॉक्स नहीं मिली है। बच्चे चाहते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन आपको मिले, तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप इसको ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आप इसके प्रेजेंटेशन को पा पाएंगे। और कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप है, जहां पर आप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में कई बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं जो आप लेके, सुटेबल कोर्स लेके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप में। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड लक टू यू।